नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं ज्योत्सना वाहल। इस कार्यक्रम में हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे लगातार परिवर्तनों और गतिविधियों की जानकारी देते हैं। आइए, क्या कुछ हुआ पिछले दिनों किसानों के लिए खेती किसानी में, उसके लिए देखते हैं खबरें खेती की। नोटबंदी का उर्वरक खरीद पर कोई असर नहीं। CIRG मखदूम द्वारा किसान एकल खिड़की कार्यक्रम शुरू। और पहाड़ी एवं द्वीपीय क्षेत्रों में CRRI दे रहा है तकनीक। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह और अब खबरें विस्तार से। जैसा कि आपको मालूम है कि खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में रासायनिक उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष तौर से धान एवं गेहूं फसल के उत्पादन में यूरिया, DAP एवं पोटाश अभी भी किसानों को सहजता से उपलब्ध है। रबी फसल में रासायनिक उर्वरकों पर नोटबंदी का कोई प्रतिकूल प्रभाव हमारे किसानों पर नहीं पड़ा है। इसमें सरकारी, गैर सरकारी एवं सहकारी उर्वरक उत्पादक संस्थाओं का विशेष सहयोग रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज मिश्रा ने बताया। NFL और RCF जो कि दो सरकारी संस्थाएं हैं, उसके बिहाफ पे कुछ बताना चाहता हूं मैं। यूरिया, DAP और अन्य उर्वरकों की इस समय देश में पर्याप्त उपलब्धता है, कोई कमी नहीं है। देश के कोने कोने में अवेलेबिलिटी है, ये सरकार ने इंश्योर किया है और हम सब कंपनियों ने भी उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा बढ़ाया है। दूसरी बात आजकल जो चल रही है डीमोनेटाइजेशन की, और डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है कि नहीं है, ये जब से आया हम लोगों ने उसकी जांच की है, डाटा निकाल के देखा है और हमें अपने जो मार्केटिंग से इंफॉर्मेशन मिली है तो देखा है इसका इम्पैक्ट अभी किसानों पर कुछ नहीं पड़ा है। हमारी यूरिया, DAP और अन्य खादों की बिक्री पहले की तरह ही हो रही है और जैसे कि ये खाद की बिक्री वैसे भी क्रेडिट पे ज़्यादा होती है, तो अभी डीमोनेटाइजेशन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। और RCF और NFL सरकारी संस्था होने के कारण हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अगर डीमोनेटाइजेशन की वजह से मार्केट में कुछ किल्लत आ रही है पैसे की, तो हमने इफ़ रिक्वायर्ड जो ऑलरेडी हमारा क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रेडिट पीरियड है, हम लोग तैयार है 1 महीना और क्रेडिट पीरियड बढ़ाने के लिए, ताकि किसानों को समस्या नहीं आए। ये सरकारी कंपनी की ओर से हमारा वायदा है। बाकी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ वगैरह हम कर ही रहे हैं। ICAR के ज्यादातर संस्थानों में किसानों को सूचना एवं अन्य जानकारी हेतु वन विंडो सिस्टम यानी किसान एकल खिड़की कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। ICAR के केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में पिछले दिनों सचिव एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसान एकल खिड़की कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां पर बकरी पालक आकर बकरी के रखरखाव, खान पान एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने लगे हैं। यहां पर किसानों को दी जाने वाली जानकारी के बारे में बताते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बताया। हमने अभी 26 सितंबर को हमने एक सिंगल विंडो जिसे बोलते हैं किसान एकल खिड़की, हमने इसका जो है माननीय DG साहब की ओर से इसका उद्घाटन हुआ है। और उससे हमारा उद्देश्य यह है कि यहाँ पर बाहर से जितने भी किसान भाई आते हैं वो अपनी जानकारी एक जगह पर ले सकें उनको। और इसके लिए हमने क्या किया है कि वो इधर आए, उनके बारे में हम बकरियों के बारे में उनको एक जगह पर बैठकर उनको जानकारी देते हैं। उनका हम पूरा एक फॉर्म उनका जो है डिटेल उसके बारे में भरते हैं और उसके बाद जो भी जानकारी होती है उनको बैठे बैठे वो सारी जानकारी हम देते हैं। अगर किसी भी जो है फार्मर्स को अगर कोई बकरी चाहिए तो यहाँ पर बैठे बैठे उनको जो है बकरी भी मिल सकती है, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। हमने यहाँ पर हेल्पलाइन किया है, अगर बाहर से कोई जानकारी लेना है तो सीधे सीधे हमारे हेल्पलाइन से वो जो फ़ोन कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट में भी हमने उसके बारे में डिटेल दिया है और उद्देश्य यही है कि किसान भाई को आसानी से बकरी पालन से जितने जो संबंधित जो भी जानकारी है वो हासिल हो, उसमें जो भी उसके ओर से बकरी पालन से जो भी मदद हो
हम उसको दे सकें। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र ज्यादातर पक्के यानी सड़कों से जुड़ गए हैं, जिससे किसानों को अपने खाद्यान्न उत्पादन को लाने ले जाने में सुविधा हो गई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें और मजबूत एवं टिकाऊ हो, इस ओर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई नई तकनीकों द्वारा सड़क निर्माण तकनीक पर कार्य कर रही है। विशेष तौर से देश के पहाड़ी एवं द्वीपीय स्थानों पर। पेश है रिपोर्ट। स्थल यातायात को सुगम बना दिया है हमारी आधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित इन सड़कों ने, जिसके द्वारा हमारे किसान भाई बहन कम समय में अधिक दूरी तय कर अपने उत्पादन को समय पर मंडी में पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये ग्रामीण सड़कें चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में हो या समुद्र में फैले दूर दराज टापुओं में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान लगातार नई नई तकनीकों से इन क्षेत्रों में टिकाऊ सड़क निर्माण अनुसंधान में लगा हुआ है। इस प्रोजेक्ट में जो CRRI का रोल है वो मेनली लैंडस्लाइड्स के ऊपर है, जिसे हम भूस्खलन कहते हैं। और इसमें हमने 1988 से लेके और 2014 तक के जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं उनका डेटा लिया है और उनको एनालाइज करने के बाद इस बात का पता लगाया जा रहा है कि लैंडस्लाइड होने का जो पैटर्न है वो कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। फिर इनके क्या फैक्टर हैं जिनके कारण लैंडस्लाइड होती हैं, किन कारणों से होती है। एक बार ये स्टडी हो जाए, अभी इनका इस प्रोजेक्ट में तो केस स्टडी इन्होंने लिया है मुन्नार जो केरल में है, पर ये डेटा आगे जो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स होती हैं या नॉर्थ ईस्ट में होती हैं उन सब में भी लैंडस्लाइड्स को स्टडी करने में मदद करेगा। साथ ही जो लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पे जो रोड्स का मैंने देखा है यहाँ पे कि अधिकतर रोड जो हैं वो सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई हैं। CRRI इसमें भी मदद कर सकता है कि अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं। सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने से जो वातावरण का टेम्परेचर है वो बढ़ता है और यहाँ की सॉइल कंडीशन अच्छी है क्योंकि सैंड है, तो इसलिए एक टिकाऊ रोड कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी से भी बनाई जा सकती है, जिसमें आपको बिटुमेन को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही कुछ एनवायरनमेंट पे असर होता है। और ये रोड ऐसी हैं कि जो बारिश के दिनों में भी बन सकती हैं। तो हम देखेंगे आगे कैसे हम लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हेल्प कर सकते हैं और फिर कोशिश करेंगे अपने साइंटिस्ट को यहाँ भेजने की ताकि वो स्टडी करें। काफ़ी जगह ऐसी हैं रोड्स में जहाँ बिल्कुल दोनों किनारों पे शोल्डर नहीं है, बाइसिकल चलने के लिए या पैदल चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो क्या एक पेरिफेरल एक रोड बन सकती है जो टाइल्स से बन सकती है, उसमें बहुत ट्रैफिक नहीं होता है, तो टाइल्स लगा के रोड बन सकती है जिसमें पैदल और साइकिलें का मूवमेंट हो सके। ये हमारी कोशिश रहेगी। खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है, इसलिए किसान भाइयों आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप मौसम की पूर्व जानकारियों को जान लें और खेती से संबंधित कार्य शीघ्र कर लें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की अत्यधिक संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। अगले 2-3 दिनों के दौरान अधो हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, दक्षिण असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरे के साथ 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहें कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
हर अनुकूल परिस्थिति में किसानों का साथ दिया है उनके साथी पशुधन ने, क्योंकि खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन हमारे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया भी है। तो आइए डॉक्टर सुरेश चंद्र से विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह रखें पशुओं का ख्याल, कैसे करें उनका रखरखाव, किस प्रकार का खान पान उन्हें दें जिससे हमें दुग्ध उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। उन्नत पशुपालन के लिए पशुओं की जो नस्ल है उसका हमें विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 5 लीटर से 10 लीटर दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन अगर नहीं होगा तो हम उन्नत पशुपालन नहीं कर सकते हैं। और हम बात करें देसी नस्लों की, गाय की नस्लों की बात करें तो गिर, साहिवाल, थारपारकर, राठी, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जर्सी और एचएफ का क्रॉस ब्रीड भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम भैंस की नस्लों की बात करें तो मुर्रा के साथ नीली रावी, भदावरी, और उसके साथ अगर हम बात करें तो सूरती, मैसाना, उनका उपयोग हम दुग्ध उत्पादन के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम गिर नस्ल की बात करें तो गिर नस्ल गुजरात क्षेत्र की है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी ये पाई जाती है और इसका दुग्ध उत्पादन अच्छा है। क्वालिटी वाइज भी अगर हम बात करें, इसकी गुणवत्ता वाइज भी, तो फैट प्रतिशत भी इसमें 5% तक पाया जाता है और दुग्ध खाने में भी अच्छा होता है। और हम बात करें कि पशुपालन के लिए बहुत ही अच्छी उपयुक्त नस्ल है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो आहार प्रबंधन की, आहार प्रबंधन में भी पशुओं को हमें संतुलित आहार देना आवश्यक है। संतुलित आहार का मतलब है कि सूखा चारा, हरा चारा, दाना, साथ में मिनरल मिक्सर और विटामिन्स भी हमें इनको खिलाने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम एक दुधारू पशु की बात करें तो दुधारू पशु को अपने वजन के अनुसार 3% उसके वजन भार का आहार की आवश्यकता, सूक्ष्म पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिससे हम सूक्ष्म पदार्थ में सूखा चारा 4 से 5 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा, और उसके साथ भी अगर हम हरे चारे में और संपूरक आहार के रूप में बात करें तो एजोला को भी हम 1 से 1.5 किलो मिक्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ 50 ग्राम हम प्रतिदिन मिनरल मिक्सर, खनिज मिश्रण का उपयोग करें तो पशुओं को हम एक संतुलित आहार खिलाएंगे तो अच्छा इनसे हम दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इनका आवास प्रबंधन की, क्योंकि अगर दुग्ध उत्पादन हमें अच्छा लेना है तो हमें खान पान के साथ साथ उसका आवास प्रबंधन भी ध्यान देना है। आवास प्रबंधन के लिए भी हमें एक खुला आवास प्रबंधन है उसमें रख सकते हैं। दूसरा, अगर हम बांध के रखते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक मुंह से मुंह विधि, एक पूछ से पूछ विधि। अगर 10 जानवर तक हैं तो 1 कतार वाला आवास हम लगा सकते हैं, अगर इससे ज्यादा हैं तो 2 कतार वाले आवास का हम उपयोग कर सकते हैं। आवास ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे वायु का संचार होता रहे, खुली हवा आती जाती रहे, वहां पे गंध कभी नहीं आए। दूसरा यह है कि आवास को हमें प्रतिदिन 2 बार साफ करना चाहिए और साफ करने के बाद में हफ्ते में 1 बार फिनाइल से उसमें छिड़काव करना चाहिए, लाल दवा का भी छिड़काव करना चाहिए ताकि कोई जीवाणु वहां पे नहीं फैले। मच्छर मक्खी अगर वहां जहां उत्पन्न हो रहे हैं तो उस स्थिति में हम फिनाइल का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम मेलाथियान का भी उपयोग कर सकते हैं, जहां पूरे ग्वाड़े में अगर हम छिड़कते हैं तो मच्छर मक्खी की समस्या खत्म हो जाती है। उसके अलावा अगर हम देसी रूप से भी अगर करना चाहें तो नींबू घास के गुलदस्ते अगर हम लगाते हैं तो भी वहां पे मच्छर मक्खी नहीं आते हैं। और शाम सुबह के समय में हमें नीम की पत्तियों की धुआं भी करनी चाहिए ताकि वहां पे मच्छर मक्खी का प्रबंधन हम अच्छी तरीके से कर सकें। इसके बाद अगर बात आती है तो वो है पशुओं के स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य प्रबंधन को लेके। स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए भी हमें बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि अगर हम बीमारियों की बात करें तो ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे पशुओं में आती हैं तो पशु 1 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं जिंदा रह पाता है। तो उनके व्यवस्था करने के लिए या उनका प्रबंधन करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि टीकाकरण जिन जिन बीमारियों का, जैसे कि खुरपका मुंहपका बीमारी है उसका साल में 2 बार टीकाकरण होता है, एक मार्च अप्रैल में और दूसरा सितंबर अक्टूबर में हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। दूसरी जो बीमारियां हैं जैसे आपका ब्लैक क्वार्टर जिसको हम एकटंगिया के नाम से जानते हैं, दूसरा एचएस जिसको हम गलघोटू के नाम से जानते हैं, या एंथ्रेक्स जिसको
हम गिल्टी के नाम से जानते हैं, उस बीमारियों का टीकाकरण हमें वर्षा ऋतु से पहले मई जून के महीने में करवाना अति आवश्यक है। अगर हम टीकाकरण सही समय से कराते हैं तो ये बीमारियां हमारे पशुओं में नहीं आती है। दूसरी एक बीमारी जो है आज कल देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, जिसको हम थनेला बोलते हैं, हमारी इंग्लिश में मेस्टाइटिस भी बोलते हैं, जिसको जहरबाद के नाम से भी किसान बोलते हैं, उसकी भी सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। उसके उपचार के लिए हमें साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। ये बीमारी प्रबंधन में चूक होने की वजह से होती है, जो बैक्टीरिया, फंजाई, कई प्रकार के जीवाणुओं से या जीवों से होती हैं। उसके लिए हमें साफ सफाई रखनी है। जानवरों को पूरा दूध निकालने के पहले और बाद जीवाणुनाशक घोल दवाई से उनके थनों को डिप करना चाहिए। जीवाणुनाशक दवाइयों का चारों तरफ ग्वाड़े में भी छिड़काव करना चाहिए। साफ सफाई के साथ साथ हमें जैसे ही पशु का दूध निकालते हैं उसको चारा या दाना डाल दें, ताकि वो पशु कम से कम बैठे नहीं। जैसे ही थनों का स्पर्श जमीन पे होता है तो उसके जीवाणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि दूध निकालने से दूध की नलिकाएं जो खुल जाती है उसमें उसके जीवाणु प्रवेश करते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए हम अपने पशुओं को दूध निकालने के बाद चारा डाल दें, ताकि पशु अपना खड़ा रहे। पशु खड़ा रहेगा तो ये बीमारी नहीं आएगी। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अच्छा फसल उत्पादन लेने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का होना बहुत जरूरी है। जहां एक ओर हमारी सरकारी संस्थाएं जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट फार्म कॉरपोरेशन हमारे किसानों के लिए अच्छा बीज उत्पादन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे किसान भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। तो आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे ही एक सफल किसान सिरसा के कमलेश नयन जी से, जो खुद ही बीज उत्पादन कर अच्छा मुनाफा उठा रहे हैं। ग्राम खारिया के युवा प्रगतिशील ये किसान भाई कमलेश कुमार नैन कृषि में हाई स्कूल पास करने के बाद अपने माता पिता के साथ खेती के काम में सहयोग करते रहे हैं। अपनी खेती करते करते इन्होंने अच्छे बीज तैयार करने की तरकीब सोच निकाली एवं इस कार्य में ये लग गए। शुरू से ही छोटे होते थे उसी टाइम से खेतों में, क्यों हमारे पेरेंट्स खेत में काम करते थे, उनके साथ हम काम करते रहते थे। जब भी बीच में छुट्टी का टाइम मिलता था हम जाते थे खेतों में पेरेंट्स के साथ। तो उसके बाद में पढ़ाई के बाद में हमने फिर जब उनके साथ शुरू किया, उसके बाद में हम यूनिवर्सिटी में मेले लगते थे, वहाँ चले जाते थे। वहाँ हमने देखा भी, मतलब वैज्ञानिकों से बातचीत करते थे, बढ़िया बीज के बारे में हमारे को पता चला। तो शुरू में जब सबसे पहले हमें जो का 393 जो बीज है ना, वो हमारे को उसकी शॉर्टेज थी, तो इस वजह से मैंने वो HSDC से लिया था, हरियाणा सीड कॉरपोरेशन से। तो उनको फिर मैंने सर्टिफाइड सीड तैयार करके वापस दिया। तो क्वांटिटी के बाद में जो एक्सेस सीड बच गया ना, वो मेरे को खेत में जब अच्छा लगा तो मैंने उस सीड को बाकी सीड को रख लिया। वो रख के मैंने खुद के खेत में अलग से भी बीज दिया और जो अड़ोस पड़ोस के दूसरे किसान भाई थे उनको भी दे दिया भाई ये वैरायटी बढ़िया है। उनको मिल नहीं रही थी, मेरे पास वो पड़ा था तो मैंने उनको दे दिया दूसरे भाइयों को। उसके बाद में मैं HSDC के साथ जुड़ गया, तो वहाँ से मेरे को फिर अगली बार गेहूं का बीज ले लिया। मैंने गेहूं का ले लिया, फिर उसमें भी मैंने देखा भी वैरायटी जो वहाँ से बढ़िया फाउंडेशन सीड था वो देखा। तो उसके बाद में मैंने करते करते जैसे भी नई वैरायटियाँ आती है तो उनका मैं ट्रायल लगा लेता हूँ। ट्रायल लगाने के बाद में फिर जिसकी ईल्ड ज़्यादा आती है उसके हिसाब से मैं उसका देख के अब लगभग सारी वैरायटियाँ जो आती है उनका मैं सीड तैयार कर लेता हूँ। और HSDC के लिए भी करता हूँ, एफिड के लिए भी करता हूँ। और फिर मैंने जो है ना, ये जो का एक DWR की वैरायटी है
DWR 52 नंबर वैरायटी, तो उसका बीज मैंने तैयार किया। अब और भी आगे जैसे हम बीज भिजवा रहे हैं, हाइब्रिड सीड मैंने WH1 कपास का अब मेरे खुद खेत में तैयार कर रखा है, और दूसरे सीड भी जैसे हर तरह के सीड में तैयार करता हूँ। और इसमें तिल का भी है मेरे पास, वो भी मैंने भिजवाया है, और उसका फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड मैं ले लेता हूँ किसानों से, उनको भी बाज़ार का रेट दे देता हूँ। यहाँ से अच्छा जो बाज़ार का हाई रेट होता है ना, वो मैं किसान को देता हूँ, और उसके बाद में हम प्रोसेस करके उसके हिसाब से जो मार्केट रेट होता है उसके हिसाब से हम किसानों को दे देते हैं। भाई कमलेश वर्ष भर रबी खरीफ फसलों के बीज तैयार करते रहते हैं, जिसमें ग्वार, देसी कपास, हाइब्रिड कपास, दलहन में मूंग एवं अरहर आदि का बीज भी बनाते हैं। खरीफ फसल में ग्वार का हो गया, ग्वार की जो वैरायटियाँ होती है, नई नई वैरायटियाँ जो आती हैं वो, और जो देसी कपास होती है अपने HD 123 है, HD 432 अब जो नई वैरायटी अभी रिलीज हुई है, उसका भी सीड हमने HADC को भी तैयार करके दिया है और खुद के लिए भी किया है। और WH1 का जो हाइब्रिड सीड होता है वो भी मैंने 4 कनाल के अंदर तैयार किया है। क्यों, पहले भी एक बार किया था, बीच में फिर इसकी कॉटन का थोड़ा सा रुझान कम हो गया था लोगों का, और इस बार मैंने फिर तैयार किया है। और मूंग में जो है ना ये MH 421 वैरायटी है अपने HAU की, वो वैरायटी बढ़िया है, उसमें येलो रेस्ट नहीं आता है बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया वैरायटी है। और इस ग्वार की भी होगी, और अरहर का बीज थोड़ा इस बार तैयार किया है, क्यों ये पहला साल था और नया ही आया इस बार, पहले हमारे यहाँ अरहर कम लगाते हैं, तो मार्केट अच्छी होने की वजह से करके अब किसान मांग रहे हैं, इसलिए हमने अरहर का भी तैयार किया है। कमलेश नैन को मार्केटिंग की कोई विशेष परेशानी नहीं है, आसानी से आसपास के राज्यों के किसान स्वयं यहां आकर बीज ले जाते हैं। मार्केटिंग अब ये हमारे घर से ही ले जाते हैं जी लोग, थोड़ा बहुत इस साल में हमने थोड़ा बाजार में देना शुरू किया, नहीं तो हमारे को बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आके लोग लेके जाते हैं हमारे से सारा बीज। जैसे हमारा ये पड़ा है सारा बीज यहीं पे पड़ा है, यहीं आते हैं लोग, यहीं से ले जाते हैं। मतलब बढ़िया क्वालिटी तैयार करते हैं, तो मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं है जी, यहीं से लोग ले जाएंगे। हमारे वैसे तो आसपास के गांव के आते हैं, बाकी थोड़ा बहुत हमारे पास में पंजाब के लगता है, तो पंजाब के लोग भी जैसे अबोर के पास गांव है, अभी वहाँ से मेरे पास से 50 बैग लेके गए हैं वो। और इधर राजस्थान में भी जैसे नौर भादरा ये गांव हमारे पास रावसर में पड़ते हैं ना, तो यहाँ के भी लोग हमारे से लेके जाते हैं। एवं ये सभी कार्य प्रशिक्षण लेकर करने में विश्वास रखते हैं। बीज बनाने में हम KVK में जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग होती है। अभी पीछे हमारी जैसे इसमें हरा चारा है, फोरेज, इसमें किसानों का रुझान नहीं है। मेरे पास अभी बरसीम का बीज HB2 वैरायटी आई है, जो उसका मतलब चारा बढ़िया चारा है, तो उसका बीज मैंने 4 क्विंटल सीड तैयार किया है। उसका रेट भी हमारे को अच्छा मिल जाता है, और पशुओं के लिए उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है बीज की। इस कार्य में कमलेश नैन को परिवार एवं गांव में सभी का सहयोग मिलता रहता है। ये प्रगतिशील किसान खेत प्रदर्शन कर भी किसानों को दिखाते हैं, जिससे इनके कार्य क्षेत्र को बढ़ावा, मार्गदर्शन एवं पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे धनखड़ साहब ने हमारे को अभी ये जो HAU में मेला लगा था उसमें, तो प्रोग्रेसिव फार्मर के रूप में भी, और उसके बाद में उन्होंने अलग से मेरे को 21,000 का नगद पुरस्कार दिया था जी। वैसे तो हम गए हैं जी, केरला तक जाके आए हैं। एक बार सरकार की तरफ से हम सिंधु साहब और हम कई किसान गए थे, 20 किसान के लगभग थे, तो वहाँ भी गए हमें। बाकी जो यूनिवर्सिटियों में जितने मेले लगते हैं उनमें तो हम जाते ही जाते हैं, क्यों, वहाँ नई जो चीज़ आती है ना वो वहीं से मिलती है हमारे को। तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और लुधियाना यूनिवर्सिटी में, और पूसा में, और बाकी करनाल में भी मैं DWR में भी गया हूँ। इस कार्य के लिए ये बदलती तकनीक पर ज्यादा जोर देते हुए किसानों को प्रेरित भी करते रहते हैं। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन कल के कार्यक्रम में खबरें खेती की के साथ हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए कृषि दर्शन के साथ। नमस्कार।